वेलकम टू एकेडमिक फाउंडेशन प्लस। माय नेम इज़ अमित मिश्रा और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सेट्स को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हम 10th क्लास को क्लियर करके आते हैं तो हमारे लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि हम सेम अप्रोच के साथ सोचते हैं कि हम 11th को भी पढ़ेंगे, पर एक्चुअली बच्चों ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हमारे लिए जब सिलेबस नया होता है, हमारे लिए जब चीज़ें नई होती है तो हमें उसे नए तरीके से चीज़ों को करना होता है, नए अप्रोच के साथ उसे पढ़ना होता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि आपने जैसे ही मैथ्स लिया है तो आपके साथ दो चीज़ें जुड़ गई हैं। या तो आप IIT JEE के लिए जा रहे हैं, या तो आप इंजीनियरिंग करेंगे, या तो साथ में आप या तो रिसर्च करेंगे। दो ही चीज़ें, और दोनों ही चीज़ें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस हैं। जब तक आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ जब तक आप प्रैक्टिकल व्यू नहीं लेंगे, चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी और ये चीज़ें आगे के लिए आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। क्योंकि आप 11th और 12th के मैथमेटिक्स को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके, स्कोर करके ही चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ स्कोर करने से ही हम किसी भी रिसर्च या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते। तो स्कोर के साथ साथ हमें चीज़ों को समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ये पहला टॉपिक है हमारा 11th क्लास का, सेट्स। तो हम देखेंगे एक्चुअली में ये सेट्स काम कैसे करता है। मेरे प्यारे बच्चों, सेट्स होता क्या है एक्चुअली में, क्योंकि हमारे पास एक न्यू अप्रोच है, न्यू तरीका है। न्यू तरीके से चीज़ों को जब देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नया है, हमने 10th में इसे बिल्कुल भी नहीं देखा कि किस टाइप का टॉपिक है, तो ये डायरेक्ट हमारे 11th में पहला पार्ट है। इसीलिए हम बहुत आराम से देखेंगे कि सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। बच्चों, सेट्स एक्चुअली में कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो हम इसमें देख रहे हैं ये तीन वर्ड्स हमारे पास न्यू है। फर्स्ट इज कलेक्शन, सेकंड इज वेल डिफाइंड एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों, एक्चुअली में सेट्स हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा, आप एक कंप्यूटर का सेट ले आइए। तो जब आप देखते हैं कि कंप्यूटर का सेट लेकर आते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। या तो उसमें माउस होंगी, कीबोर्ड होंगी, आप उसमें कह सकते हैं CPU होगा। तो ये एक कलेक्शन है, सेट एक तरीके से कलेक्शन है। तो ये कलेक्शन, अगर मैंने कहा कि ये एक, जैसे आप लेकर आइए कंप्यूटर लेकर आए, तो उसमें इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसे हम सेट कहेंगे। और उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा इस कंप्यूटर के अंदर में माउस है, माउस हो गया, या हम कह सकते हैं कीबोर्ड हो गया, ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हम क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो एक्चुअली में होता क्या है कि हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को, मैथमेटिक्स में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। ऑलवेज उसे हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मानते हैं। दैट इज कि हम एक बात समझ में आया कि अगर हमने एक सेट लेकर आए, हम एक सेट लेकर आए कंप्यूटर का, तो उसमें जो माउस होगा वो एग्जैक्टली वो एक तरीके का ऑब्जेक्ट होगा इस कंप्यूटर का। तो हमने इतनी बात तो सीख ली। अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इस सेट में या तो एलिमेंट्स कहेंगे, हम इसको एलिमेंट्स कह सकते हैं, और इसके अलग अलग तरीके से भी और भी चीजें कह सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम एलिमेंट्स कहेंगे। ज्यादा चीजें ना जानते हुए हम चीजों को ही लेकर चल रहे हैं कि हम इसे एलिमेंट कहेंगे। अगली चीज कि जैसे ही ये कंप्यूटर का माउस क्या है, एक एलिमेंट है, तो सेम चीज आगे हम चलते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली में कलेक्शन क्या। तो कलेक्शन किन चीजों का करना है हमें। इसमें सेट में जो कलेक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, सिर्फ ऑब्जेक्ट का ही कलेक्शन नहीं हो रहा है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। तो वेल डिफाइंड कैसी चीजें हम कह सकते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आप अभी 11th क्लास में हैं, आप देखते हैं, मान लीजिए आपके क्लास के अंदर में 60 स्टूडेंट्स हैं, और मैं कहता हूं कि आप जाइए और एक सेट बना के दिखाइए। उस सेट के अंदर में आपको 5 फीट से अबव वाले जितने स्टूडेंट्स होंगे उसका एक सेट बनाइए। तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर जाएंगे और उनका हाइट मेजर करेंगे, और आप उस तरीके से उस 60 बच्चों में से कम 20-30 जो भी जितने बच्चे होंगे आप उन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरीके से वो एक वेल डिफाइंड है। तो आप वहां एग्जैक्ट नंबर पा सकते हैं कि या तो एक भी नहीं होगा, या सारे हो सकते हैं, या 20 हो सकते हैं, या 20 से ज़्यादा हो सकते हैं, 30 से कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें वेल डिफाइंड है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यही बात आपसे ऐसे कहूँ कि आप जाइए और वहाँ पर आपके क्लास में जितने ऑनेस्ट बच्चे हैं उन्हें बाहर लेकर आइए, क्या आप ला पाएंगे? तो आप देखेंगे कि आप उनको नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये एक क्वालिटी के ऊपर में बेस्ड है। मेरे प्यारे बच्चों,
तो हम इसको थोड़ा सा और आगे डिफाइन करते हैं और समझते हैं वेल डिफाइंड का सेंस क्या आएगा यहाँ पर, कि वेल डिफाइंड और डिफाइंड में सबसे बड़ी चीज है कि दो चीजें होती हैं, या तो क्वांटिटी या एक दूसरी होती है क्वालिटी। मैथ्स दो चीजों पे चलती है, या क्वांटिटी या क्वालिटी। तो हम क्वांटिटी को तो मेजर कर सकते हैं पर हम क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्वालिटी की ग्रेडिंग करते हैं। मैथमेटिक्स में हम क्वालिटी की ग्रेडिंग करते हैं, जैसे ग्रेड ए बी सी डी इस टाइप की ग्रेडिंग होती है, या हम रेटिंग करते हैं। जैसे हम आप गूगल प्ले स्टोर पे आप देखते हैं ऐप जो होता है उसके लिए आप चीज़ें क्या करते हैं, आप उसके लिए रेटिंग करते हैं, जैसे 4.8 या 5.0 इस टाइप की आप रेटिंग करते हैं। और कुछ टाइम पहले आपने ये भी देखा होगा कि किसी की रेटिंग आपने 2.2 भी की होगी, अगर आपको पता हो तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि ये क्वालिटी बेस्ड है और सेकंड इज अ क्वांटिटी बेस्ड। तो हम जो सेट्स पढ़ रहे हैं ये हम उन डेटास के बारे में पढ़ेंगे, हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसका कलेक्शन होगा वो सिर्फ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का ही हो सकता है। हम दूसरे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन नहीं कर सकते जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा ऑनेस्ट को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ब्यूटीफुल को आप डिफाइन नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि आप जाइए और आप इंडिया में जितने भी गर्ल्स ब्यूटीफुल हैं आप उसका एक कलेक्शन बना के लाइए, तो आप नहीं कर सकते। बट आपसे मैं ये कहूं कि आप जाइए और उन्हीं गर्ल्स का आपको एक काम करना है कि आपको ये चेक करना है कि 18 ईयर से एवब कितने गर्ल्स हैं, आप उसका एक मैक्सिमम रेंज बता सकते हैं, या वेल डिफाइंड उसको आप कह सकते हैं कि हाँ आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, एक सेट के अंदर में रख सकते हैं। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कंप्यूटर की बात की, अब ये वेल डिफाइंड का सेंस एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूं तो इस कंप्यूटर में क्या क्या माउस कीबोर्ड ये सब सारी चीजें हैं। पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस कंप्यूटर के अंदर में आप एक पेन भी लेकर आइए और एक पेंसिल भी लेकर आइए, तो क्या ये पॉसिबल है? ये एक कंप्यूटर का सेट नहीं हो सकता। इट मीन्स कि हमारा जो पूरा सेट की थ्योरी है वो इस बेसिस पे डिफाइन होती है कि ये ऑलवेज ऐसे कलेक्शंस की बात करेगा जो हमेशा वेल डिफाइंड होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने इतनी सारी चीजें जान ली एक सेट के बारे में, तो चलिए हम इससे आगे देखते हैं कि एक्चुअली में सेट कैसे नोटेशन रखता है। नोटेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। बच्चों, अगर हम नोटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, हर एक चीज नोटेशन पे चलती है। मतलब अगर मैं कहता हूं कि आप 5 × 3 कीजिए, आप बार बार ये 5 × 3 नहीं लिखेंगे, आप इसके लिए एक नोटेशन का यूज करेंगे। मल्टीप्लाई का आप साइन यूज करेंगे कि लाइक 5 × 3 दैट इज कॉल्ड 15। तो ये जो चीज है आप इस तरीके से नोटेशन का यूज करते हैं। तो सेट की भी अपनी एक नोटेशन होती है। आप किस तरीके से मैथमेटिक्स में किसी चीज को जब कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए एक आप नोटेशन बनाते हैं। तो ये नोटेशन किस तरीके से होता है अब इसे हम समझते हैं। बच्चों, सेट्स जो होता है उसको हम ऑलवेज कैपिटल लेटर में यूज करते हैं। किसमें? कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी दैट इज। और अगर इसका जो ऑब्जेक्ट्स होता है, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम ऑलवेज स्मॉल लेटर में यूज करते हैं। किसमें? स्मॉल लेटर्स में, लाइक ए बी सी इस फॉर्म में। ऐसा क्यों कि अगर मान लीजिए अगर मैंने एक कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर में ये हमारे पास पूरा एक कंप्यूटर का हमारे पास सेट है, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि इसमें आप सीपीयू लेके आए, अगर सीपीयू का भी आपने कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, इट मींस क्या है कि ये सीपीयू और इसके बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा। आप कैसे कहेंगे कि ये सीपीयू इसका एलिमेंट है, इस कंप्यूटर का एलिमेंट है? आप ऐसा नहीं कह पाएंगे। इसीलिए हम कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं और जो उसका ऑब्जेक्ट है उसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए हम इससे आगे चलते हैं और हम जानते हैं कि सेट का जैसे ही हमने नोटेशन कर दिया तो हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक्चुअली में आगे ये काम कैसे करता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास सेट के लिए। अगर मैं कहता हूं, आप मान लीजिए अपने हिसाब से, इफ x इज अ एलिमेंट ऑफ सेट A, इट मींस मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि लाइक इफ कीबोर्ड इज अ एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटर C। तो हम देख रहे हैं ये जो कीबोर्ड है हमारे पास वो एलिमेंट है किसका? कंप्यूटर C का। तो मतलब
दो ही चीज हो सकती है। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एक सेट के फॉर्म में, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कीबोर्ड को हमने के मान लिया, तो ये जो स्मॉल के है एक्चुअली में वो बिलोंग टू सी। इट मीन्स कि ये जो कीबोर्ड है वो सी का एक एलिमेंट है। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास ये साइन है, ये जो नोटेशन है, ये जो साइन है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो बच्चों हमने ये सारी बातें जान ली कि इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। अगर मैं यही बात दूसरी बात कहूं कि इफ पेन मैं कह रहा हूं इज पेन इज अ एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर। सी क्या है, क्या एक पेन एलिमेंट है कंप्यूटर का? तो हम देख रहे हैं नहीं, जो पेन है वो कंप्यूटर का एलिमेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं P इज नॉट बिलोंग टू C। दैट मीन्स कि ये जो P है, जो ये P एलिमेंट है, वो C का पार्ट नहीं है, ये C सेट का पार्ट नहीं है। तो सेम थिंग अगर मैं कह रहा हूं X इज ए एलिमेंट ऑफ सेट A, इट मीन्स कि हम कहें कि X बिलोंग्स टू A। तो बच्चों हमने ये भी जान लिया, तो हमने इसमें तीन बातें जानी। सबसे पहले हमने सेट को जाना। तो बच्चों एक्चुअली में सेट का काम क्या है? जो ये सेट्स है इसका काम जो है रिलेशन फंक्शन में होता है, रिलेशन फंक्शन को समझने के लिए होता है। और साथ के साथ हमें एक बात और समझना होगा कि इसका इस्तेमाल हम जियोमेट्री में करते हैं, साथ ही सीक्वेंसेस में करते हैं, इवन कई बार हम ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने इतनी सारी बातें जान ली। तो चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। बच्चों जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, एक्चुअली में सेट्स को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। जो हमारे पास पहला है, फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, और इसको हम टेबुलर भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज वी कैन से इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को मैथमेटिकली, तो हमारे पास दो चीजें हैं, या तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में यूज करेंगे या तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में यूज करेंगे। तो जो हमारा पहला है रोस्टर फॉर्म, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है हम इसको देखते हैं। एक्चुअली में मैंने कहा कि सेट्स ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर हमें लेना है, ऐसे सेट्स का कलेक्शन लेना है कि सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स जो कि लेस देन 8 हो। तो बच्चों जब हम ऐसे सेट्स का कलेक्शन लेंगे कि ऐसा कौन सा सेट होगा जो कि एक तो इवन हो, पॉजिटिव नंबर हो और साथ में वो लेस देन 8 हो, तो हम जब इसका सेट बनाएंगे तो सेट हमने देखा कि हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। और बच्चों इसके बाद हम 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 से कम होना चाहिए और ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हम नेगेटिव तो जा नहीं सकते, ना ही हम ऑड नंबर ले सकते हैं, ना ही हम 0 ले सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे के सारे ये इवन नंबर है। साथ में एक तो हमने ये एक तरीके से सेट ऐसा बनाया। दूसरा एक और स्टूडेंट था, उसने इस सेट को सीरियल वाइज ना बनाकर उसने दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, इसी चीज़ को उसने किया 4, 6 एंड 2। तो हम देख रहे हैं कि उसने दो तरीके से रिप्रेजेंट किया और ये दोनों ही सही है, ये भी सही है सेट और ये भी सही है, क्योंकि दोनों के दोनों में ये बात शो हो रही है कि एक तो ये इवन नंबर का सेट है, साथ के साथ पॉजिटिव नंबर भी है और साथ में ये लेस देन 8 भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ये दोनों चीज़ें हमने देखी तो इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें एक इरेगुलरिटी शो हो रही है। इरेगुलरिटी क्या शो हो रही है इस रोस्टर फॉर्म में कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आराम से मुझे दिख रहा है 2, 4, 6, हम आगे की तरफ चलते जा रहे हैं, बट यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 4, 6, 2 या 4, 6, 2 भी या 2, 6 हम इस तरीके से भी ले सकते थे। तो इनके बीच में सबसे पहली बात समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म हमेशा ब्रैकेट्स में होता है, साथ में कॉमास का यूज होता है इसके बीच में, और एलिमेंट्स के बीच में ये कॉमा के साथ चलता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ हमें जाननी है, पहली बात तो हम ये पता लग गया हमें। सेकंड चीज़ हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म में कि अगर हमने
एक एलिमेंट लिया, मैंने कहा कि आपको एक ऐसा सेट बनाना है ऑल पॉजिटिव, मैं कह रहा हूं आपको सेट एक और बनाना है, ये जो सेट होगा ऑल द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर। अगर मैं कहता हूं इसका आप सेट बनाइए ऑल पॉजिटिव्स ऑड नंबर का, तो मेरे प्यारे बच्चों हम जैसे ही रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ऑल पॉजिटिव नंबर तो सबसे पहले 1 3 5 एंड सो ऑन, इट मीन्स कि ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, इनफाइनाइट तक है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म में अगर मैंने इस सेट को बनाया तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से, इस सेट के अंदर में सारे एलिमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, तो ऐसे सेट्स को हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये हमने पहली बात सीखी ए को इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दूसरी इसमें किन चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और तीसरी जो सी पार्ट है अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। सी पार्ट की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आप चीजों को रिपीट नहीं कर सकते। रिपीटेशन की बात अगर करूं तो इसमें हम नहीं कर सकते, ऐसे सेट्स के अंदर में हम रिप्रेजेंटेशन नहीं रिपीटेशन नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा एज फॉर एग्जांपल, मैंने कहा मैथमेटिक्स, जब मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं और इसका मैं अगर एक सेट बनाऊं तो एक्चुअली में होगा क्या बच्चों कि जैसे ही हमने सेट बनाया तो यहां पर हम देख रहे हैं इस सेट के अंदर में क्या हो रहा है कि m आ रहा है, फर्स्ट हमने m लिया, दूसरा हमने a लिया, तीसरा हमने t लिया, चौथा हमने h लिया, पांचवा हमने e लिया, और फिर हम देख रहे हैं जैसे हमने 5 एलिमेंट ले लिए m a t e t h e, अगले में नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास m आता है ये ऑलरेडी इस सेट के अंदर में है तो हम उसे नहीं रिपीट करेंगे। दूसरा अगर a भी देखें तो इसी सेट के अंदर आ रहा है, t भी देखें तो इसी सेट में आ रहा है, नेक्स्ट 3 वर्ड जो है वो नहीं आ रहे तो हम आगे कह रहे लिखेंगे c t s। तो हमने ये देखा कि I C T, तो मैंने यहां पर देखा कि ये टोटल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 थे, बट वी आर यूजिंग ओनली 8 एलिमेंट्स ऑन देयर, क्योंकि हमारे पास M A और T ऑलरेडी अवेलेबल था। तो हमने इसमें ये देखा कि रोस्टर फॉर्म एक वेल तरीके से चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। एक तो इनफाइनाइट चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पाता, क्योंकि ये जितने भी इनफाइनाइट सीरीज होते हैं उसमें रोस्टर फॉर्म हमारा काम नहीं आता। दूसरी चीज़, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, मतलब ऐसे सेट्स में हम रिपीटेशन नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को हमने ले लिया अब उन चीज़ों को वापस नहीं ले पाते। तो पहला हमने सेट रिप्रेजेंटेशन सीखा रोस्टर फॉर्म में, अब हम दूसरा सीखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से काम करता है और ये वाला पार्ट किस तरीके से चलता है। बी पार्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों जब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो एक्चुअली में ये कैसे शो होता है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट पॉजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पॉजेस बाय द अदर एलिमेंट आउटसाइड द एलिमेंट्स। मतलब कहने का सेंस ये है यहाँ पर कि अगर मैं कहूँ कि इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म के लिए होता क्या है कि सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी एलिमेंट जो होता है इसमें वो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को शो करता है, और इसके अदर में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। मतलब कहने का सेंस क्या है कि अगर मैंने एक वोवेल लिया, आप देख रहे हैं वोवेल्स हमारे पास हैं A E I O U। हम देख रहे हैं कि इस सेट के अंदर में अगर A को बोलूं वो भी वोवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, E भी, I भी, O भी और U भी। लेकिन अगर मैं यहां पर ये कहूं कि B F G, क्या ये इस वोवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। तो मतलब इसमें जो एवरी सिंगल एलिमेंट जो है यहाँ पर एक एलिमेंट को देखिए, यहाँ पर जैसे A है, E है, I है, ये सभी एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि वोवेल को हमने बड़ा वाला V मान लिया, एंड देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया यहाँ पे X, और X इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यू कैन सी हियर, हम देख रहे हैं यहाँ पर ये x है और ये x है। यहां पर देख रहे हैं कि ये वाला जो x है ये डिस्क्राइब करता है एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट।
क्या डिस्क्राइब करता है? एलिमेंट ऑफ दिस सेट। और यहां पर जो ये वाला x है ये कैरेक्टर फॉलो कराता है, मतलब पॉजेस अ कैरेक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। मतलब कहने का सेंस क्या है कि यहां पर ये तो डिस्क्राइब करता है पूरे इस सेट को, और ये जो x है ये बताता है कि इसमें जो कैरेक्टर है वो पूरा वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट है। नेक्स्ट हम इसमें पॉइंट देखते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। एक्चुअली में जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो ये होता कैसे है? ये ऐसे होता है कि हमने x, और x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर दो ब्रैकेट्स हैं, और यहां पर हम देख रहे हैं ये जो ब्रैकेट है ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल x। यहां पर ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल x, ये वाला x, द सेट ऑफ ऑल x। और यहां पर जो ये दो कॉलम आप देख रहे हैं, कॉलन जो देख रहे हैं इस टाइप का, ये इसे हम कॉलन कहते हैं। ये जो कॉलन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं such that x is a vowel of English alphabet। My dear friends, हम यहां पर देख सकते हैं कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये सेट बिल्डर फॉर्म का एक फॉर्मेट है कि सेट बिल्डर फॉर्म किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये, इस ब्रैकेट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स, इतने पार्ट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स, और इस कॉलन का मतलब होता है सच दैट। क्या होता है? सच दैट, मतलब द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब जितने भी एक्स के सेट हैं इस वाले फॉर्मेट में, इस वाले ब्रैकेट के अंदर में, वो ये बता रहे हैं कि ये जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वोवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो बच्चों हमने सेट बिल्डर फॉर्म देख लिया। अब इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से डिफरेंस होता है उसको हम आसानी से समझ सके। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम दोनों को ही रिप्रेजेंट कर सकें ताकि हम आसानी से समझ सकें कि सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म किस तरीके से यूज होता है। तो हमने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया और हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। हमने क्या किया कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n plus 1 where n is natural number such that n is greater than equal to n is greater than equal to 1 and less than equal to 6। बच्चों इसे हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिया और अब हम इस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे करें। तो सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि ये वाला देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये वाला पार्ट n क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर है, और ये जो n है यहाँ पर जो शो हो रहा है कि इसकी लिमिट तय कर दी गई है कि इसकी लिमिट इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं हो सकती। मतलब कहने का मतलब है या तो n 1 के बराबर होगा या n इससे बड़ा होगा 1 से, और दूसरी बात या तो ये 6 से बड़ा होगा और छोटा होगा या तो ये 6 के बराबर होगा। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को हमने लिया तो अब हम इसे रोस्टर फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं, जैसे हम इसको रोस्टर फॉर्म में करते हैं, रोस्टर फॉर्म में करते हैं, रोस्टर फॉर्म में देखिए किस तरीके से होगा ये। जैसे हमने ये एलिमेंट बनाया, सबसे पहली बात n नेचुरल नंबर है तो 1 के बराबर हो सकता है, हमने क्या किया 1 के इक्वल कर दिया इसको, तो ये क्या हो गया 1 plus 1, इट मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट, दैट इज 1/2। पहला एलिमेंट तो हमारे पास मिल गया। अब हम n इक्वल टू 2 रखते हैं, तो जैसे ही 2 रखा तो ये क्या हो गया 2/3। उसके बाद अगला रखें तो 3/4, नेक्स्ट तो 4/5 एंड नेक्स्ट इज 5/6। अब क्या हम नेक्स्ट अगर रखते हैं तो क्या हो गया 6/7। तो इससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं बन सकते क्योंकि n की वैल्यू 6 तक ही हम जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमने 7 ले लिया n तो ये तो 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो हमने देखा रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स थे
हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन लिया और इसे हमने रोस्टर फॉर्म में बना दिया और हमने इसके एलिमेंट्स लिख दिए विद ब्रैकेट। बच्चों अब अगर हमारे पास मान लो कि सेम यही क्वेश्चन होता और इस क्वेश्चन के आगे में क्या होता कि ये चीज हमें रोस्टर फॉर्म में दी होती और हमसे कहता है कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बताते? तो बच्चों इसमें हम दो चीजें देख रहे हैं कि सबसे पहली बात, जो न्यूमरेटर है यहाँ पे वो डिनोमिनेटर से ऑलवेज एक छोटा होता जा रहा है। आप देखिए अगर ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 5 है। इस तरीके से सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमारा यही रहा कि हम जैसे ही इसे सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर छोटा होता जा रहा है और इसकी लिमिट 6 तक ही है, 6 से आगे ये नहीं जा रहा है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? जब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे all the set of all the element of x, that is such that x is equal to n और n plus 1। ऐसा लिखने के पीछे क्या, ये n क्या हो गया, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा और n plus 1 होते ही ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इतना लिखने के बाद हमने देखा कि ये सभी के सभी नंबर नेचुरल नंबर हैं, इसीलिए हमने लिखा कि such that, या हम लिखेंगे where n is natural number such that यहां देख रहे हैं कि n तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि या तो ये 1 के इक्वल है या ये 1 से बड़ा है, तो हमने इसको ऐसे कर दिया क्योंकि कंटिन्यू ये 1 से बड़ा होता जा रहा है। और दूसरी बात देखा कि 6 के बाद ये लिमिट ऑफ हो चुकी है। लिमिट जैसे ही ऑफ हो गई तो जैसे ही बंद हो गई तो हम यहां पे कर सकते हैं कि ये 6 के बराबर है, तो इक्वल टू का साइन लगाया पहले एंड देन उसके बाद हमने एक ग्रेटर देन इक्वल टू का लगा दिया। तो हमें पता लग गया कि ये वो सेट है, ये इसे हमने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में बना दिया। तो बच्चों इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही ये कंप्लीट हो गया हम आगे चलते हैं और इस सेट के बारे में जानेंगे कि सेट के कितने टाइप्स हैं। हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया, अब इसके टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहली चीज, जैसे हम टाइप्स की बात करेंगे सेट्स की, तो ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहला चीज है हमारे पास वो है एम्प्टी सेट। क्या है? एम्प्टी सेट, या इसको हम वॉइड भी कह सकते हैं या हम इसे नल सेट भी बोल सकते हैं। बच्चों इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को, ये समथिंग लाइक ऐसा होता है और साथ के साथ इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो तरीके का फॉर्मेट है किसी भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का, ये हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्प्टी सेट होता क्या है। बच्चों एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कंटेन ना किया जाए, मतलब एक भी एलिमेंट ना हो, उसको हम एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट भी हम कह सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया कि मैंने क्या किया, एक हमने सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल लिया। मैंने क्या किया, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। जब मैंने ऐसा एक सेट लिया और मैंने कहा कि आप बताइए, इसका एक हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिया और इसे हम कह रहे हैं कि इस सेट को आप डिफाइन कीजिए, बताइए कि इस सेट में कितने सेट्स, मतलब इसके अंदर इसे रोस्टर फॉर्म में कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये x है, सबसे पहली चीज ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पर जो x लिया गया है वो एक नेचुरल नंबर है और इसकी लिमिट क्या बताई गई है, 1 से 2 के बीच में। आप बताइए कोई भी जो नेचुरल नंबर है 1 से और 2 के बीच में हो सकता है क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो सेट है वो क्या है, एम्प्टी सेट, क्योंकि इस सेट के अंदर में हम 1 और 2 के बीच में ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता जिसे हम ले सकते हैं। तो ये हमने पहला एग्जाम्पल इसका समझा। इसे आप वीडियो पॉज कर इसे वापस से इसे नोट कर लीजिएगा। सेकंड हम इसका बी पार्ट लेते हैं। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर, मैंने क्या किया, द सेट ऑफ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मैंने क्या कहा कि आपको एक सेट ऑफ रियल नंबर बताना है जिसका स्क्वायर -1 हो। आप ही बताइए, रियल नंबर के अंदर जो इंटीजर्स होते हैं या कुछ भी आप लेंगे उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या कभी वो -1 आ सकता है? अगर मैंने -1 का भी स्क्वायर किया तब भी ये प्लस की ही वैल्यू देगा। अगर मैंने प्लस का भी स्क्वायर किया तो भी ये प्लस की ही वैल्यू देगा। चाहे अगर हम कोई रेशनल नंबर ले, इरेशनल नंबर ले, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो भी ये वैल्यू क्या देगा, प्लस का ही 2 देगा। इट मींस कि कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं हो सकता जिसका स्क्वायर -1 हो। इट मींस कि ये भी एक नल सेट है, ये भी एक वॉइड सेट है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइप्स ऑफ सेट में ये पहला पार्ट था जिसमें हमने एम्प्टी सेट पढ़ा। सेकंड पार्ट में हमारे पास है बी पार्ट में, इसे हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट की अगर हम बात करें तो ये नाम से ही पता लग रहा है कि जिसमें एक ही एलिमेंट कंटेन होता है, उसको हम सिंगलेटन बोलते हैं। अब ऐसे सेट्स किस तरीके से होंगे, इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमने फिर से एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिया कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर -9 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम कह रहे हैं कि अब इसका हम सेट बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो हम यहां पर देख रहे हैं आंसर, हम अगर जब हम इसका आंसर करें तो अब हम देख रहे हैं कि सबसे पहली चीज आंसर करते टाइम में हम ये देख रहे हैं कि ये जो x है ये एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जैसा ही है, इट मीन्स कि जो भी x की वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 ये माइनस में कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो नेगेटिव में नहीं हो सकती तो इट मीन्स कि यहां पर जो ये वैल्यू है वो किस तरीके से है, एक्स स्क्वायर -9 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि जैसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +-3 की वैल्यू देगा। अब जैसे ही इसने +-3 की वैल्यू दी, बट क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है कि ये जो x है वो नेचुरल नंबर है। इट मीन्स कि हम इसमें कौन सी वैल्यू सिर्फ ले सकते हैं, प्लस वाली वैल्यू ले सकते हैं, एक ही ले सकते हैं। इसीलिए इस सेट के अंदर में देख रहे हैं कि +3 एक ही सिंगल सेट होगा इस पूरे क्वेश्चन का, कि एक ही सिंगल सेट है, एक ही एलिमेंट है इस पूरे सेट का, इस पूरे क्वेश्चन का एक ही एलिमेंट है। इट मीन्स कि एक सिंगलेटन सेट है। अगर मैंने इसी क्वेश्चन को, मान लीजिए कि अगर मैंने सेम इसी क्वेश्चन में इस नेचुरल नंबर को हटाकर मैंने क्या किया, इंटीजर डाल दिया। मैंने क्या कर दिया, मैंने जैसे ही इसमें इंटीजर डाला तो अब क्या हुआ, इसी सेम क्वेश्चन में, तो अब मैंने देखा कि यहां पर x की जो वैल्यू थी, x की जो यहां पर हमारे पास वैल्यू आई वो +-3 आई। अब इंटीजर का मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव में भी x की वैल्यू ले सकते हैं और नेगेटिव में भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 दैट इज हम ले सकते हैं। तो इट मीन्स जब अगर हम इसका सेट बनाएं तो इसका सेट कैसा होगा बच्चों, कि यहां पर एक प्लस का भी 3 आएगा और एक माइनस का भी 3 आएगा। दैट मीन्स कि ये सिंगलेटन सेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अभी ये बात इंटीजर्स की हो रही है। अगर यही नेचुरल नंबर होता तो दैट मीन्स कि ये -3 अपने आप ही खत्म हो जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमने टाइप्स ऑफ सेट में सेकंड पार्ट भी हमने समझ लिया। अब इसके आगे हम चलते हैं। बच्चों, टाइप्स ऑफ सेट में जो थर्ड पार्ट है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। एक्चुअली में जब हम फाइनाइट की बात करते हैं तो फाइनाइट इस तरीके से शो होता है कि या तो वो एम्प्टी सेट हो या तो कम से कम उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। क्योंकि मतलब कहने का सेंस ये है कि उसमें एक निश्चित वैल्यू दी हुई हो एलिमेंट की, कि अगर मैंने वोवेल्स बोला तो वोवेल्स क्या है, ए ई आई ओ यू, दैट मीन्स कि ये 5 ही है। जो एलिमेंट है वो डेफिनिट हो, दैट मीन्स कि वो फाइनाइट होंगे। जैसे मैंने कहा वीक्स ऑफ अ डे, मैंने एक कहा सेट बनाओ वीक्स का, तो वीक का अगर आप सेट बनाओगे वीक्स का तो आप देखोगे कि इसमें क्या होगा कि इसमें 7 डेज हैं। अगर वीक्स की बात करूं तो इसमें 7 डेज हैं, तो इट मीन्स कि ये फाइनाइट सेट है। पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप एक रियल नंबर का या इंटीजर्स का सेट बनाओ, अगर मैं कहूं कि इंटीजर्स का सेट बनाओ तो क्या ये फाइनाइट हो सकता है? अगर मैं इंटीजर्स की बोलूं तो ये क्या होगा, -1 0 1 2 3 डॉट 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 एंड हियर इज -2 -3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस में ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट नहीं हो सकता क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, ये कहां तक चलता जाएगा, क्योंकि ये नंबर सिस्टम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जैसे हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट देख लिया, तो चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं और आगे के टाइप्स ऑफ सेट में हम देखते हैं इक्वल सेट्स। क्या देखते हैं? इक्वल सेट्स। बच्चों जब हम इक्वल सेट्स की बात करते हैं तो कहने का मतलब है हमने 2 सेट्स लिए, ए एंड बी लिया हमने और कहा कि जितने एलिमेंट ए के पास हैं
वही सेम एलिमेंट बी के पास भी होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों के दोनों इक्वल सेट कहलाते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो इन दोनों को हम अनइक्वल सेट्स कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया, ए सेट लिया, उसके एलिमेंट हमने 1, 2 एंड 3 लिया, और सेकंड बी वाले में हमने देखा, बी वाले में हमने 3, 2, 1 लिया। हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों में जो सेट्स के एलिमेंट हैं वो सेम है, इसीलिए दोनों का दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। पर मेरे प्यारे बच्चों, जैसा ही हमने बी का ये सेट लिया, हमने क्या किया, एक बार और चेंज किया और बी को हमने कुछ ऐसा लिखा 3, 2, 2, 1, 3, 2। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कंटिन्यूस बढ़ते गए, पर इसमें जो एलिमेंट है वो 3 ही है, पर जो एलिमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं आप देखिए 1, 2, 3, यही सेम एलिमेंट यहाँ पर भी है 3, 2, 1, और बाकी की ये रिपीटेशन है। तो हम जानते हैं कि सेट्स के अंदर में रिपीटेशन इतना अलाउड नहीं होता, तो ये सारे ही एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3, 2, 1। जो इसके अंदर एलिमेंट है वो एग्जैक्टली 1, 2, 3 ही है, तो इसीलिए ये दोनों के दोनों सेट क्या है, इक्वल है। इस केस में भी ये दोनों के दोनों सेट इक्वल है। पर जब अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि इस बार जो मैंने बी लिया है वो समथिंग लाइक ऐसा लिया कि 3, 2, 1 एंड 4, इस बार चीजें चेंज हो गई हैं। इस बार हम देख रहे हैं कि जो एलिमेंट ए के पास है वही एलिमेंट बी पे होना चाहिए था, पर हम देख रहे हैं कि ये 4 एक्स्ट्रा होने की वजह से ये एलिमेंट इसके साथ सेम नहीं है। सेम वैल्यू ना होने की वजह से, सेम एलिमेंट ना होने की वजह से ये जो है ए और बी अनइक्वल सेट्स हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है, और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, मैंने आज आपको सेट्स के बारे में बताया है कि सेट्स एक्चुअली होता क्या कैसे है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से इसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता था, और इसके साथ साथ में इसका नोटेशन किस तरीके से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद इसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो सारे कराए जाएंगे, पर इससे पहले जो कॉन्सेप्ट क्लास का कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जैसे कि वॉइड्स रह गए हमारे पास, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले इनमें जानना होगा कि सबसेट क्या होता है, सबसेट जानने के बाद हमें वेन डायग्राम को समझना होगा। तो ये 2 चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी, जब हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद हम इसके अलग अलग क्वेश्चन को, जो NCERT में ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम एक साथ देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।